हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम लोगों को पहचान लेते हैं। चेहरा देखकर, बात करने का तरीका देखकर, 2 मिनट की बातचीत से हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां खेल पलट जाता है, क्योंकि किताब की पहली ही धारणा यह तोड़ देती है कि इंसान को पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि पैटर्न पहचानने की कला है। और अगर आप पैटर्न नहीं देख रहे तो आप अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा यार अक्सर गलत होता है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनीवन इंस्टेंटली बाय डेविड जे लिबरमैन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है कि हम लोगों को समझे बिना उन पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में चोट खाते हैं। लेखक एक बहुत सीधी बात कहता है, लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा वे जो छुपाते हैं वह असली कहानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे हर कोई कुछ न कुछ तो छुपाता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वह सूक्ष्म बदलाव पकड़ पा रहे हैं या फिर आप सिर्फ शब्द सुन रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। यह किताब बताती है कि इंसान के शब्द और उसके भाव अक्सर मेल नहीं खाते, और जब मेल नहीं खाते तो वहीं से दरार शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति मैं ठीक हूं कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें आपसे बच रही हैं, उसकी सांस थोड़ी तेज है और उसके जवाब छोटे होते जा रहे हैं, तो आपको शब्द नहीं, विरोधाभास पढ़ना है। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हमें सुकून देता है, न कि जो सच है। लेखक का एक मूल सिद्धांत है, बिहेवियर नेवर लाइज, इंटरप्रिटेशन डज। इसका मतलब व्यवहार झूठ नहीं बोलता, हमारी व्याख्या झूठ बोलती है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब निकालते हैं। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसके झूठ को भी शर्मीला स्वभाव कह देंगे। अगर आपको कोई नापसंद है तो उसकी चुप्पी भी घमंड लगने लगेगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? किताब का पहला बड़ा ढांचा यह समझाता है कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से पहले आपको अपने पूर्वाग्रह हटाने होंगे। अगर आप पहले से तय कर चुके हैं कि सामने वाला भरोसेमंद है या चालाक है, तो आप वही संकेत ढूंढेंगे जो आपके अनुमान को सही साबित करें। और अगर आपने यह आदत नहीं बदली तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, गलत लोगों पर भरोसा, सही लोगों से दूरी। लेखक एक और खतरनाक भ्रम तोड़ता है, लोग अचानक नहीं बदलते। वह कहता है, अचानक बदलाव सिर्फ सतह पर होता है, अंदर की प्रवृत्ति धीरे धीरे लीक करती है। अगर कोई व्यक्ति पहले बहुत खुला था और अचानक रहस्यमय हो गया तो वजह है। अगर कोई अचानक जरूरत से ज्यादा मीठा हो गया तो वजह है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम असहज सवालों से बचते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। एक उदाहरण सोचिए, आपका कोई दोस्त है जो पहले हर बात शेयर करता था। अब वह छोटी छोटी बातों पर रक्षात्मक हो जाता है। आप पूछते हैं, सब ठीक है? वह हंसकर टाल देता है। आप भी मान लेते हैं, क्योंकि गहराई में जाना मेहनत है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप टकराव से बचने के लिए सच्चाई से बचते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है कि माइक्रो रिएक्शन पर ध्यान दो। वह क्षणिक भाव जो आधे सेकंड के लिए चेहरे पर आता है, आश्चर्य, डर, घबराहट, ये अभिनय से पहले निकल जाते हैं। लेखक कहता है, अगर कोई सवाल सुनकर पहले चौंकता है और फिर मुस्कुराता है तो मुस्कान को मत पढ़ो, चौंक को पढ़ो, क्योंकि वही असली प्रतिक्रिया थी। अब यह आसान नहीं है। मैंने भी कोशिश की। शुरू में लगा मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, हर हाव भाव में मतलब खोज रहा हूँ। लेकिन किताब साफ करती है, एक संकेत से निष्कर्ष मत निकालो, पैटर्न देखो। 3-4 संकेत एक दिशा में इशारा करें, तब भरोसा करो। अगर आप एक इशारे पर निर्णय लेते हैं तो आप खुद जाल में फंस रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने किसी के सॉरी को सच मान लिया बिना यह देखे कि उसका व्यवहार बदला या नहीं? लेखक कहता है, शब्द इरादा बताते हैं, व्यवहार चरित्र, और चरित्र ही भविष्य का संकेत है। अगर यह नहीं समझा तो आप बार बार वही गलती दोहराएंगे। यह किताब आपको डराती भी है, क्योंकि जब आप सच में लोगों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको दिखेगा कि कितने लोग मुखौटे पहनते हैं, और शायद आप खुद भी। हाँ, यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। आप बातचीत में सिर्फ जवाब नहीं, विराम सुनने लगते हैं। आप आंखों का संपर्क, शरीर का झुकाव, आवाज की पिच सब नोटिस करने लगते हैं। पहले भ्रम होता है, फिर स्पष्टता, फिर एक छोटी जीत। आप किसी के इरादे को पहले ही भांप लेते हैं और तब एहसास होता है यह शक्ति है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अगला सवाल यही है, जब आपको किसी का झूठ दिखे तब क्या करेंगे? क्या टकराएंगे? क्या चुप रहेंगे? या फिर रणनीति बदलेंगे?
और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। धीरे धीरे जब आप लोगों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखना शुरू करते हैं तो एक अजीब बेचैनी पैदा होती है, जैसे किसी ने आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। पहले जो बातें सामान्य लगती थीं, अब उनमें पैटर्न दिखने लगते हैं, और यहीं से किताब का अगला गहरा सिद्धांत सामने आता है। इंसान का व्यवहार उसके शब्दों का समर्थन नहीं करता, बल्कि उसके डर का खुलासा करता है। सच बताऊं, हम सब अपने डर को छुपाने के लिए बोलते हैं। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम, लेकिन लेखक कहता है, अगर आप समझना चाहते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, तो यह मत पूछिए कि वह क्या कह रहा है, यह देखिए कि वह किस बात पर असहज हो रहा है। असहजता हमेशा सच्चाई की दिशा में इशारा करती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे असहज तो मैं भी हो जाता हूं। बिल्कुल, फर्क बस इतना है कि किताब आपको यह सिखाती है कि असहजता के प्रकार अलग होते हैं। एक असहजता होती है ईमानदार झिझक की, दूसरी होती है पकड़े जाने की घबराहट। और अगर आप इन दोनों को अलग नहीं कर पाए तो आप वही गलती करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, भरोसा गलत जगह पर। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहता है, When people feel exposed, they compensate। इसका सीधा मतलब है, जब इंसान को लगे कि उसका सच सामने आ सकता है तो वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। कभी ज्यादा सफाई, कभी गुस्सा, कभी अचानक विषय बदल देना। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, हम भी ऐसा करते हैं। जब कोई हमारी कमजोरी पर हाथ रख देता है, हम शांत नहीं रहते, हम प्रतिक्रिया देते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे प्रतिक्रिया को भावनात्मक रूप से लेते हैं, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं। अगर सामने वाला चिल्ला दे तो हम डर जाते हैं या चुप हो जाते हैं। लेकिन किताब कहती है, गुस्सा अक्सर ढाल होता है। असली सवाल यह है, वह किससे बच रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने सहकर्मी से पूछा, रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं आई। अगर वह सीधे कहता है, मैं लेट हो गया, मेरी गलती है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वह तुरंत कहे, आप हमेशा मुझे ही टारगेट करते हैं, तो ध्यान दीजिए, सवाल से ध्यान हट गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मीटिंग है। आपने भी यह देखा है। लेखक कहता है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपनी छवि बचाना चाहता है, और जब छवि खतरे में हो तो सच पीछे चला जाता है। इसलिए किसी को पढ़ना है तो उसकी छवि पर चोट लगने पर उसकी प्रतिक्रिया देखिए, वहीं से चरित्र दिखता है। लेकिन यहां एक खतरा है, अगर आप हर प्रतिक्रिया को शक की नजर से देखने लगेंगे तो आप पैरानॉइड हो जाएंगे। किताब साफ कहती है, एक संकेत पर निर्णय मत लो, पैटर्न ढूंढो। अगर हर बार जवाबदेही की जगह बचाव आता है तो समझिए कि यह आदत है, दुर्घटना नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी के शब्दों पर भरोसा किया सिर्फ इसलिए कि आप टकराव से डरते थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, हम सच्चाई से ज्यादा शांति चुनते हैं, और यही हमें कमजोर बनाता है। किताब का अगला विचार और गहरा है। लेखक कहता है, इंसान अपने बारे में जो कहानी बनाता है वही उसकी पहचान होती है। अगर कोई खुद को बहुत ईमानदार कहता है तो ध्यान दीजिए वह बार बार यह क्यों कह रहा है। जो चीज सच में होती है उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक खतरनाक भ्रम टूटता है, आत्मविश्वास और आक्रामकता एक नहीं है। कई लोग ऊंची आवाज, तेज हाव भाव और दृढ़ शब्दों से खुद को आत्मविश्वासी दिखाते हैं, लेकिन किताब बताती है, असली आत्मविश्वास में शांत स्थिरता होती है। जो सच में आश्वस्त है उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यह अंतर नहीं समझ पाए तो आप प्रभावशाली व्यक्तित्वों से प्रभावित हो जाएंगे, चरित्र से नहीं। और अगर आपकी जिंदगी में फैसले ऐसे ही लोगों के प्रभाव से हो रहे हैं तो रुकिए, सोचिए, क्योंकि यह खेल लंबा चलता है। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों को आजमाते हैं तो शुरू में गलती भी होती है। कभी आप किसी की ईमानदार झिझक को झूठ समझ लेते हैं, कभी किसी की चालाकी को सरलता। यही सीखने का चरण है। किताब कहती है, गलत निष्कर्ष से मत डरो, गलत पैटर्न से डरो। अगर आप हर अनुभव से पैटर्न सुधार रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और गहरी बात, लेखक बताता है कि इंसान की भाषा में लीकेज होता है। मतलब वह जो छुपाना चाहता है वही शब्दों के बीच से झलकता है। जैसे कोई कहे, मैंने तो बस थोड़ा सा ही, ये बस और थोड़ा अक्सर अपराध बोध की खिड़की होते हैं। शब्दों की मात्रा नहीं, उनका चयन संकेत देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात दूसरों की नहीं, आपकी हो रही है। आपने भी कभी अपने काम को छोटा दिखाकर अपनी गलती कम करने की कोशिश की है ना? यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक आईना है। लेखक की सोच साफ है, इंसान को पढ़ने के लिए पहले खुद को पढ़ो।
अगर आप अपनी रक्षा तंत्र को नहीं पहचानेंगे तो दूसरों की पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वही देखेंगे जो आप हैं। धीरे धीरे समझ आती है, फिर आप इसे बातचीत में आजमाते हैं। कोई विषय बदलता है, आप नोटिस करते हैं। कोई सवाल पर हंसकर टालता है, आप नोटिस करते हैं। कोई बात करते समय शरीर पीछे खींचता है, आप नोटिस करते हैं। और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है, आप अब शब्दों से आगे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आप सच में लोगों को पढ़ने लगेंगे तो क्या आप तैयार हैं सच स्वीकारने के लिए? क्योंकि हर सच सुविधाजनक नहीं होता। और अगर आपने यह ताकत पा ली लेकिन हिम्मत नहीं जुटाई, तो यह ताकत आपके खिलाफ भी जा सकती है। और यहीं से अगली परत खुलती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि लोग शब्दों से ज्यादा अपने डर और बचाव के तरीके से खुलते हैं, तब किताब एक और परत खोलती है। इंसान को पढ़ना मतलब उसकी जरूरत को पढ़ना, क्योंकि हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक जरूरत छुपी होती है। और अगर आप जरूरत नहीं समझ रहे तो आप सिर्फ लक्षण देख रहे हैं, बीमारी नहीं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग प्यार नहीं चाहते, वे मान्यता चाहते हैं। वे सम्मान नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं। फर्क बहुत सूक्ष्म है, और यही फर्क आपकी समझ को या तो तेज करेगा या आपको फिर से अंधेरे में धकेल देगा। लेखक कहता है, ऑल बिहेवियर इज नीड ड्रिवन। मतलब हर क्रिया के पीछे कोई अधूरी जरूरत है। कोई लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाता है तो हो सकता है वह असुरक्षित हो। कोई हर समय मजाक करता है तो हो सकता है वह असली बातचीत से डरता हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर कोई टूटा हुआ है? नहीं, लेकिन हर कोई अधूरा है, और वही अधूरापन उसके व्यवहार को दिशा देता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी अपनी जरूरत छुपाने के लिए कोई मुखौटा पहना है, कभी मैं ठीक हूं कहकर, कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता बोलकर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। किताब एक फ्रेमवर्क देती है, ऑब्जर्व व्हाट दे सीक, नॉट व्हाट दे से। सामने वाला क्या खोज रहा है? ध्यान, सहमति, शक्ति, सुरक्षा। अगर आप यह पकड़ लेते हैं तो उसकी अगली चाल समझना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी बातों के जवाब में उलझे रहेंगे तो आप खेल में मोहरा बने रहेंगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। अगर कोई उन्हें उकसाए तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो पिघल जाते हैं। लेकिन किताब कहती है, हर उत्तेजना के पीछे मकसद खोजो। कोई आपको चिढ़ा क्यों रहा है? कोई अचानक आपकी तारीफ क्यों कर रहा है? टाइमिंग देखिए। एक उदाहरण सोचिए, कोई व्यक्ति मीटिंग में आपकी हर बात पर सिर हिलाता है, सहमति देता है। आपको लगता है वह आपका समर्थक है, लेकिन जब निर्णय का समय आता है वह गायब। अब आप चौंकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही उसकी जरूरत पढ़ ली होती, शायद वह सिर्फ टकराव से बचना चाहता था, तो आप उसकी सहमति को वास्तविक समर्थन नहीं मानते। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। आपने भी सिर हिलाने को समर्थन समझा है ना? लेखक का एक और तीखा विचार है, लोग सच से नहीं, परिणाम से डरते हैं। अगर उन्हें लगे कि सच बोलने से नुकसान होगा तो वे सच को मोड़ देंगे। इसलिए किसी को पढ़ते समय यह समझिए कि वह किस नुकसान से बचना चाहता है। वहीं से उसकी भाषा बदलेगी, वहीं से उसकी देहभाषा खींचेगी। अब यहाँ एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप यह नहीं सीखते तो आप बार बार धोखा नहीं खाएंगे शायद, लेकिन आप बार बार भ्रमित होंगे। और भ्रम याद धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाता है। आपको लगेगा समस्या आप में है, जबकि समस्या आपकी पढ़ने की क्षमता में थी। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी इज ट्रूथ। इंसान की असली पहचान उसके स्थायी पैटर्न में दिखती है। एक दिन की अच्छाई या बुराई से निष्कर्ष मत निकालो। देखो वह दबाव में कैसा रहता है, तनाव में कैसा बोलता है, असहमति में कैसे प्रतिक्रिया देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम असली पैटर्न देखने से बचते हैं। हम उम्मीद के चश्मे से देखते हैं, वह बदल जाएगा, वह ऐसा नहीं है। लेकिन लेखक कहता है, अगर व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है तो वह इरादा नहीं, चरित्र है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार रेड फ्लैग देखे लेकिन खुद को समझा लिया कि सब ठीक है? अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, क्योंकि आप सच से भागकर सुरक्षित महसूस करेंगे लेकिन अंदर से कमजोर होते जाएंगे। धीरे धीरे जब आप लोगों की जरूरत पड़ने लगते हैं तो आप बातचीत में बदलाव लाते हैं। अगर सामने वाला मान्यता चाहता है तो आप उसे छोटी सी मान्यता देकर उसकी असली प्रतिक्रिया देखते हैं। अगर वह नियंत्रण चाहता है तो आप सीमाएं तय करते हैं और देखते हैं कि वह कैसे व्यवहार करता है। यह प्रयोग है, और हाँ, शुरू में आप अटकेंगे,
मैंने भी किया। कई बार किसी की चुप्पी को गहराई समझ लिया, बाद में पता चला वह सिर्फ दूरी बनाए रखना चाहता था। गलती हुई, लेकिन यही सीख है, पढ़ना एक प्रक्रिया है, परफेक्शन नहीं। लेखक एक और धारदार वाक्य कहता है, पीपल रिवील देमसेल्व्स व्हेन दे थिंक नो वन इज वॉचिंग। जब इंसान को लगे कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, तब वह असली होता है। इसलिए सार्वजनिक व्यवहार से ज्यादा निजी क्षणों को देखो। वह वेटर से कैसे बात करता है, वह जूनियर से कैसे पेश आता है, वही असली चरित्र है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाना नहीं चलता। अब आप कह नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था। अगर आपने देख लिया तो जिम्मेदारी आपकी है। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। आप भावनात्मक प्रतिक्रिया कम करते हैं, अवलोकन ज्यादा। पहले आप आहत हो जाते थे, अब आप नोटिस करते हैं। पहले आप बहस में कूदते थे, अब आप पैटर्न देखते हैं। और एक छोटी जीत मिलती है, आप अनुमान नहीं, विश्लेषण से निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ है। अगर आप सिर्फ दूसरों को पढ़ते रहे और खुद को नहीं, तो आप चालाक तो बन जाएंगे पर बुद्धिमान नहीं। क्योंकि अगली परत किताब की और गहरी है। इंसान सिर्फ अपनी जरूरत से नहीं, अपनी छुपी मंशा से भी चलता है। और अगर आप मंशा नहीं पढ़ पाए तो सारी समझ अधूरी रह जाएगी। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जब आप लोगों की जरूरतें पहचानना सीख जाते हैं, तब किताब एक और परत खोलती है, मंशा। और यार, यही वह जगह है जहां खेल खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जरूरत तो हर किसी की होती है, लेकिन मंशा दिशा तय करती है। वही बताती है कि सामने वाला आपके साथ है, आपके खिलाफ है, या सिर्फ अपने लिए है। सच बताऊं, हम ज्यादातर रिश्तों में शब्दों और भावनाओं से चलते हैं, मंशा से नहीं। कोई मीठा बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वह अच्छा है। कोई सख्त बोलता है तो हम उसे बुरा समझ लेते हैं। लेकिन लेखक साफ कहता है, इंटेंट इज इनविजिबल बट प्रिडिक्टेबल। मंशा दिखाई नहीं देती, पर पैटर्न से पहचानी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मंशा दिखती ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे इरादे को भावनाओं से जोड़ देते हैं, जबकि किताब कहती है इरादा हमेशा लाभ की दिशा में जाता है। सामने वाला इस रिश्ते, इस बातचीत, इस परिस्थिति से क्या हासिल करना चाहता है, ये पूछिए। लेखक का एक तीखा वाक्य है, पीपल डोंट ली रैंडमली, दे लाई स्ट्रेटेजिकली। इसका मतलब है, लोग बिना वजह झूठ नहीं बोलते, वे फायदे के लिए बोलते हैं। और अगर आप फायदे की दिशा देख लेंगे तो झूठ का अंदाजा पहले लग जाएगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार लोग आपके सामने इसलिए मीठे होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है, आपकी कद्र नहीं। फर्क समझ रहे हैं? जरूरत खत्म, मिठास खत्म। अब यह किरदार नहीं है, यह आपकी पिछली दोस्ती है। आपने भी यह देखा है ना? किताब एक और ढांचा देती है, ऑब्जर्व अलाइनमेंट बिटवीन वर्ड्स, एक्शंस एंड आउटकम्स। शब्द क्या कह रहे हैं, काम क्या दिखा रहा है, और परिणाम किसे फायदा पहुंचा रहा है। अगर तीनों एक दिशा में हैं, तो मंशा साफ है। अगर नहीं तो रुकिए। उदाहरण लीजिए, कोई कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन उसका व्यवहार आपको छोटा महसूस कराता है, और परिणाम, आप उसकी राय पर निर्भर होने लगते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या वह सच में आपका भला चाहता है या नियंत्रण? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की बातचीत है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि शायद कुछ लोग जो चिंता दिखाते हैं, वे असल में प्रभाव जमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने यह नहीं समझा, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, दूसरों के इरादों के हिसाब से चलती हुई। लेखक कहता है, मंशा पहचानने का सबसे तेज तरीका है विरोध की स्थिति पैदा करना। जब आप सीमा तय करते हैं, नहीं कहते हैं या असहमति जताते हैं, तब सामने वाले का असली इरादा बाहर आता है। जो सच में आपका भला चाहता है, वह असहमति में भी सम्मान रखेगा। जो सिर्फ अपना लाभ चाहता है, वह दबाव बनाएगा। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा। आपने कितनी बार नहीं इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। और अगर वह नाराज हो जाता है, तो क्या वह रिश्ता बराबरी का था? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। धीरे धीरे जब आप सीमाएं तय करना शुरू करते हैं, तो एक अजीब सा डर आता है, अगर वह चला गया तो, अगर वह बदल गया तो। लेकिन किताब कहती है, अगर सीमा से रिश्ता टूटता है, तो वह रिश्ता पहले से ही असंतुलित था। लेखक एक और गहरा सिद्धांत देता है, इनकंसिस्टेंसी रिवील्स मैनिपुलेशन। अगर किसी का व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से बहुत तेजी से बदलता है, खासकर जब फायदा बदलता है, तो समझिए वह परिस्थिति के साथ नहीं, लाभ के साथ जुड़ा है। स्थिर चरित्र परिस्थितियों में बदलता है, मूल्यों में नहीं। अब एक छोटा अनुभव।
आपने देखा होगा कुछ लोग भीड़ में बहुत विनम्र लेकिन अकेले में कठोर। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक छवि दांव पर है। ये वही जगह है जहां आपको मंशा पकड़नी है, छवि बनाम असली स्वभाव। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी की निजी कठोरता को मूड कहकर नजरअंदाज किया है क्योंकि सार्वजनिक व्यवहार अच्छा था? यही भ्रम है, और यही भ्रम आगे जाकर दर्द बनता है। किताब आपको डराती नहीं, तैयार करती है। वह कहती है, अगर आप लोगों की मंशा नहीं पढ़ेंगे तो आप उनकी कहानी में किरदार बने रहेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं। फर्क छोटा नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से आप देखेंगे, कोई जब आपकी सफलता पर मुस्कुराता है तो उसकी आंखें क्या कहती हैं, कोई आपकी गलती पर कितना शांत रहता है, कोई आपके ना पर कैसा व्यवहार करता है। ये सब संकेत हैं। एक दिन में नहीं समझ आएगा, अटकेंगे, गलती होगी, कभी गलत शक भी होगा, लेकिन पैटर्न साफ होता जाएगा। और फिर एक दिन आप पाएंगे, आप अब भावनाओं से बह नहीं रहे, आप देख रहे हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप विश्लेषण कर रहे हैं। एक छोटी जीत मिलती है, आप किसी के छुपे इरादे को पहले ही भांप लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं। लेकिन यहां एक और असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आप मंशा पढ़ सकते हैं तो क्या आप अपनी मंशा देखने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि कई बार हम दूसरों को पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। जब यह समझ आने लगता है कि सामने वाला ही नहीं, आप भी पढ़े जा रहे हैं, तब किताब एक बहुत असहज लेकिन जरूरी दरवाजा खोलती है, आत्म धोखा। और सच बताऊं, यहीं से असली काम शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को साफ साफ नहीं देखेंगे, तब तक आप दूसरों को सही तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। आप हर चीज अपने ही फिल्टर से देखेंगे। लेखक एक खतरनाक लाइन कहता है, द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। सबसे बड़ा धोखा वह है जो हम खुद को देते हैं। अब यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने इरादे को मजबूरी का नाम दिया है? कितनी बार अपने स्वार्थ को सही होने का लेबल लगाया है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब कहती है कि इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाता है, मैं ईमानदार हूं, मैं सीधा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, और फिर हर व्यवहार को उसी कहानी में फिट करता है। अगर गलती हो जाए तो वजह बाहर खोजता है, परिस्थिति ऐसी थी, उसने मजबूर किया। लेकिन लेखक पूछता है, अगर आप सच में उतने ही स्पष्ट और निष्पक्ष हैं, तो आपको हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर इंसान पाखंडी है? नहीं, लेकिन हर इंसान अंधा हो सकता है अपने प्रति। ये किताब एक फ्रेमवर्क देती है। बिफोर रीडिंग अदर्स, ऑडिट योरसेल्फ। खुद का ऑडिट करो। जब आप आहत होते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हमला, चुप्पी, व्यंग्य, बचाव। वही आपका पैटर्न है। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं पहचाना तो आप दूसरों की प्रतिक्रिया को गलत समझेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आखिरी बहस है। याद कीजिए, आपने सोचा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, लेकिन क्या आपने शांत रहकर अपनी बात रखी थी, या आवाज ऊंची हो गई थी, या आप अंदर ही अंदर हिसाब जोड़ रहे थे? लेखक एक और तीखी बात कहता है, वी जज अदर्स बाय एक्शंस एंड आवरसेल्व्स बाय इंटेंशंस। हम दूसरों को उनके काम से आंकते हैं और खुद को अपने इरादे से। सामने वाला लेट हो जाए तो गैर जिम्मेदार, हम लेट हों तो ट्रैफिक था। ये डबल स्टैंडर्ड अगर आपने नहीं तोड़ा तो आप कभी निष्पक्ष पाठक नहीं बन पाएंगे। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हो सकता है कई बार आपने खुद को पीड़ित मानकर सच्चाई से बचने की कोशिश की हो, और अगर आप अभी भी यही कर रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब कहती है, आत्म धोखे के 3 बड़े संकेत हैं। पहला, लगातार खुद को सही ठहराना। दूसरा, आलोचना से असहज होना। तीसरा, अपनी गलती को तुरंत बाहर की वजह से जोड़ देना। अगर यह पैटर्न बार बार दिखता है तो रुकिए, यह चरित्र का सवाल है। धीरे धीरे जब आप खुद को देखने लगते हैं तो शुरुआत में बहुत झुंझलाहट होती है। लगता है आप खुद पर शक कर रहे हैं, लेकिन यही विकास है। पहले समझ आती है, फिर आप कोशिश करते हैं, फिर अटकते हैं, फिर गलती होती है, फिर एक दिन छोटी जीत मिलती है, आप गलती मान लेते हैं बिना बचाव के। सच बताऊं, वह दिन बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप अपनी गलती स्वीकारते हैं तो आप दूसरों की गलती को भी शांत मन से देख पाते हैं। आप भावनात्मक नहीं, विश्लेषणात्मक हो जाते हैं। और यही किताब का लक्ष्य है, भावनात्मक प्रतिक्रिया से ऊपर उठना। लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार देता है, प्रोजेक्शन। हम अपनी कमजोरी दूसरों में देख लेते हैं। अगर आप खुद असुरक्षित हैं तो आपको हर सफल व्यक्ति घमंडी लगेगा। अगर आप खुद स्वार्थी हैं तो हर मदद में आपको स्वार्थ दिखेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा किया है ना?
अगर आपने यह नहीं पहचाना तो आपकी पढ़ने की क्षमता उल्टी पड़ जाएगी। आप दूसरों को गलत समझेंगे और खुद को सही। और यही मानसिक जाल है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दूसरों को पढ़ना सीख लेते हैं लेकिन खुद को नहीं। वे चालाक बन जाते हैं पर परिपक्व नहीं। और चालाकी थोड़े समय के लिए काम करती है पर लंबे समय में अकेला छोड़ देती है। धीरे धीरे जब आप अपने इरादे, अपने बचाव, अपने डर पहचानते हैं तो एक नई स्पष्टता आती है। आप देखते हैं कि जब कोई आपको चुनौती देता है तो आप क्यों असहज होते हैं। आप समझते हैं कि कब आप मान्यता खोज रहे हैं, कब आप नियंत्रण चाहते हैं, और फिर आप निर्णय बदलते हैं। एक छोटी जीत मिलती है। आप बहस में तुरंत जवाब नहीं देते। आप रुकते हैं, सोचते हैं। यह छोटा कदम है लेकिन यही बदलाव है। लेकिन यहाँ एक और असहज सवाल है। अगर आप खुद को साफ देख लेंगे तो क्या आप बदलने को तैयार हैं? क्योंकि जानना आसान है, बदलना कठिन। और अगर आपने खुद को पढ़ना सीख लिया लेकिन सुधार नहीं किया तो यह ज्ञान आपके खिलाफ भी जा सकता है। और यहीं से अगली परत खुलती है। इंसान को पढ़ने का असली उद्देश्य जीतना नहीं, समझना है। लेकिन समझ भी बिना सीमा के खतरनाक हो सकती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि इंसान को पढ़ना सिर्फ दूसरों की चाल पकड़ना नहीं बल्कि खुद की परतें खोलना भी है, तब किताब एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाती है, भावनात्मक नियंत्रण। क्योंकि सच यही है यार, जब तक आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं तब तक आपकी सारी रीडिंग स्किल आधी अधूरी है। लेखक साफ कहता है, इमोशन क्लाउड्स परसेप्शन, भावना दृष्टि को धुंधला कर देती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो हर चेहरा आपको चुनौती लगता है। जब आप असुरक्षित होते हैं तो हर मजाक आपको अपमान लगता है। जब आप किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो उसके झूठ भी आपको ईमानदारी लगने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या भावनाएं गलत हैं? नहीं, लेकिन अनियंत्रित भावनाएं खतरनाक हैं क्योंकि वे तथ्य को तोड़ देती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे किसी की एक कठोर बात सुनते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये मेरे खिलाफ है। जबकि लेखक कहता है, पॉज बिफोर यू इंटरप्रेट, व्याख्या से पहले विराम। ये छोटा सा अंतर है लेकिन जीवन बदल देता है। सच बताऊं, विराम लेना आसान नहीं है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो दिल तुरंत बचाव में कूदता है। आप अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन किताब सिखाती है, अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आप सामने वाले की मंशा पढ़ने का मौका खो देंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम प्रतिक्रिया इसलिए देते हैं ताकि हमें सच्चाई सुननी न पड़े। एक उदाहरण लीजिए, कोई कहता है, तुम हाल में थोड़े बदल गए हो। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं, नहीं तुम गलत हो, तो बातचीत बंद। लेकिन अगर आप रुकते हैं, पूछते हैं कैसे, तो सामने वाले की मंशा खुलती है। वह सच में चिंतित है या बस नियंत्रण चाहता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आखिरी बातचीत है जहां आपने तुरंत सफाई दी थी। लेखक एक और तीखा सिद्धांत देता है, कंट्रोल योर रिएक्शन, कंट्रोल द नैरेटिव। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर लेते हैं तो आप परिस्थिति की दिशा बदल सकते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है वही ज्यादा देख पाता है। अब यहाँ एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो लोग आपकी बटन पहचान लेंगे। उन्हें पता होगा कि आपको कैसे उकसाना है, और तब आप पढ़ने वाले नहीं, पढ़े जाने वाले बन जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या किसी ने कभी आपकी कमजोरी पर हाथ रखकर आपको भड़काया है और आपने वही किया जो वह चाहता था? यही जाल है। किताब कहती है, प्रतिक्रिया में देरी शक्ति है। जब कोई कुछ कहे तो खुद से 3 सवाल पूछो, क्या यह तथ्य है? क्या यह व्याख्या है? क्या यह मेरे डर को छू रहा है? अगर तीसरा सच है तो रुकिए। धीरे धीरे अभ्यास से एक बदलाव आता है। पहले आप हर तंज पर पलटकर जवाब देते थे। अब आप नोटिस करते हैं सामने वाला क्यों तंज कर रहा है। क्या वह खुद असुरक्षित है? क्या वह ध्यान चाहता है? और अचानक आप देखते हैं आप आहत कम, अवलोकन ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और जाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शांत बनने के नाम पर दबा रहे हैं। लेखक चेतावनी देता है, सप्रेसिंग इज नॉट कंट्रोलिंग। दबाना नियंत्रण नहीं है। अगर आप भीतर गुस्सा जमा कर रहे हैं तो वह किसी और दिन फटेगा। असली नियंत्रण है समझकर प्रतिक्रिया चुनना। यह सुनना आसान नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि हर बार आपको खुद पर काम करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। लेखक एक और गहरी बात कहता है, पीपल टेस्ट योर बाउंड्रीज इमोशनली। लोग आपकी सीमा को भावनात्मक रूप से परखते हैं। वे देखेंगे कि आप कितना सहते हैं। अगर आप हर बार हंसकर टाल देंगे तो वे समझेंगे सीमा नहीं है, और अगर सीमा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी कभी असहज मजाक सह लिया, सिर्फ माहौल बचाने के लिए, और फिर वह मजाक आदत बन गया। अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी। लोग आपकी प्रतिक्रिया नियंत्रित करेंगे, आप परिस्थिति नहीं। धीरे धीरे जब आप भावनात्मक विराम लेना सीखते हैं तो आप पैटर्न साफ देख पाते हैं। कोई जब आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं तो उसकी असली बेचैनी बाहर आती है। कोई जब आपको दबाने की कोशिश करता है और आप स्थिर रहते हैं तो उसका उद्देश्य उजागर होता है। एक छोटी जीत मिलती है, आप बातचीत में दिशा खोते नहीं, आप भावनात्मक बाढ़ में बहते नहीं। लेकिन यहां एक असहज सवाल फिर खड़ा होता है, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं तो क्या आप दूसरों की प्रतिक्रिया समझने को तैयार हैं? क्योंकि अगली परत किताब की और गहरी है। लोग सिर्फ भावनाओं से नहीं, छिपी हुई शक्ति डायनामिक्स से चलते हैं। और अगर आपने शक्ति का खेल नहीं समझा तो चाहे आप कितने भी शांत क्यों न हो, आप फिर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और यहीं से असली शक्ति की बात शुरू होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू पा लेते हैं तब किताब आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाती है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। हर बातचीत में शक्ति का खेल चलता है। हाँ, हर बातचीत में, चाहे वह दोस्ती हो, ऑफिस की मीटिंग हो, रिश्ता हो या परिवार का डिनर। फर्क बस इतना है कि कहीं यह खेल खुला होता है, कहीं छुपा हुआ। सच बताऊं, हम यह मानकर चलते हैं कि लोग बस बात कर रहे हैं, लेकिन लेखक कहता है एवरी इंटरैक्शन इज अ नेगोशिएशन ऑफ पावर। हर बातचीत में शक्ति का संतुलन तय हो रहा होता है। कौन दिशा तय करेगा, किसकी बात का वजन ज्यादा होगा, कौन भावनात्मक रूप से ऊपर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता। यही तो बात है, ज्यादातर लोग सचेत रूप से नहीं सोचते, लेकिन अवचेतन में यह खेल चलता रहता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब कहती है अगर आप शक्ति के संकेत नहीं पढ़ेंगे तो आप अनजाने में नीचे की स्थिति स्वीकार कर लेंगे। उदाहरण के लिए, कोई आपकी बात काट देता है और आप चुप हो जाते हैं। कोई आपके निर्णय पर हल्की हंसी उड़ा देता है और आप सफाई देने लगते हैं। यह सिर्फ व्यवहार नहीं, यह शक्ति का संतुलन है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम शांति के नाम पर अपनी स्थिति गिरा देते हैं। लेखक एक फ्रेमवर्क देता है, ऑब्जर्व हु कंट्रोल्स द फ्रेम। फ्रेम यानी बातचीत की दिशा। विषय कौन तय कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है, किसे जवाब देना पड़ रहा है। जो सवाल पूछता है वह अक्सर नियंत्रण में होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आपकी पिछली बहस है। याद कीजिए, क्या आप अपनी बात रख रहे थे या सिर्फ सामने वाले के सवालों का जवाब दे रहे थे? किताब समझाती है कि शक्ति हमेशा जोर से नहीं आती, कभी कभी वह चुप्पी से आती है। जो व्यक्ति हर बार तुरंत जवाब नहीं देता वह अक्सर सामने वाले को असहज कर देता है। और असहजता में लोग ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलने में सच फिसलता है। अगर आप हर खाली जगह तुरंत भर देंगे तो आप पढ़ने का मौका खो देंगे। लेखक का एक और तीखा वाक्य है, द वन हु रिएक्ट्स लूजेस लीवरेज। जो प्रतिक्रिया देता है वह अक्सर स्थिति का नियंत्रण खो देता है। अब सोचिए कितनी बार आपने किसी के व्यंग्य पर तुरंत सफाई दी। उस पल में आपने अपनी स्थिति नीचे कर दी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि माहौल में दबाव था और बाद में पछताया? यही शक्ति का सूक्ष्म खेल है। किताब यह भी कहती है कि शक्ति की पहचान आवाज की मात्रा से नहीं, स्थिरता से होती है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर है वह अक्सर ऊपर की स्थिति में रहता है। जो जल्दी भड़कता है, जल्दी हंसता है, जल्दी डरता है, वह पढ़ा जा सकता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी भावनाएं खुली किताब हैं तो लोग आपको पढ़ लेंगे और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लेखक आपको चालाक बनने के लिए नहीं कह रहा। वह कह रहा है अवेयर बनो, जागरूक। अगर आप शक्ति के खेल को पहचान लेंगे तो आप उसमें बहेंगे नहीं। एक उदाहरण, मीटिंग में एक व्यक्ति हमेशा अंत में बोलता है सबकी बात सुनकर, और फिर दो वाक्य कहता है, मैं सहमत हूं या मुझे लगता है हमें दिशा बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत में बोलने वाला अक्सर निष्कर्ष का वजन पकड़ लेता है। यह संयोग नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हर कोई रणनीति बना रहा है? नहीं, लेकिन कई लोग अनजाने में भी शक्ति का संतुलन पकड़ लेते हैं। और अगर आप अनजाने में नीचे खड़े हैं तो आपको लगेगा दुनिया आपके खिलाफ है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परिणाम देखते हैं, संरचना नहीं। उन्हें लगता है लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्या उन्होंने कभी देखा कि वे खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या वे हर बात पर हंस देते हैं? क्या वे हर असहमति पर पीछे हट जाते हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की बॉडी लैंग्वेज है।
लेखक एक और गहरा सिद्धांत देता है, रिस्पेक्ट इज नेगोशिएटेड साइलेंटली। सम्मान चुपचाप तय होता है। आप कितनी देर आंख मिलाकर बात करते हैं, आप कितनी शांति से नहीं कहते हैं, आप कितनी मजबूती से अपनी बात दोहराते हैं, ये छोटी बातें मिलकर आपकी स्थिति बनाती हैं। धीरे धीरे जब आप यह समझते हैं तो आप अभ्यास करते हैं। कोई बात काटे तो आप शांत होकर कहते हैं, 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले आवाज कांपेगी, फिर स्थिर होगी। एक छोटी जीत मिलेगी, लोग सुनेंगे। फिर एक दिन आपको एहसास होगा, आप अब दबाव में झुक नहीं रहे, आप स्थिर हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ है। अगर आप सिर्फ शक्ति पकड़ने में लगे रहेंगे तो आप कठोर हो जाएंगे, रिश्ते युद्ध बन जाएंगे। और किताब यहाँ आपको रोकती है। वह कहती है, शक्ति का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, संतुलन है। अगर आप संतुलन नहीं समझेंगे तो आप वही बन जाएंगे जिससे बचना चाहते थे। अब एक असहज सवाल, क्या आप सच में संतुलन चाहते हैं या भीतर कहीं आप भी नियंत्रण चाहते हैं? अगर आप यह सवाल खुद से नहीं पूछेंगे तो सारी समझ सतही रह जाएगी। और यहीं से अगली परत खुलती है। इंसान को पढ़ने की अंतिम कला है विश्वास और संशय के बीच सही दूरी बनाए रखना। जब आप शक्ति के खेल को पहचानने लगते हैं तब किताब आपको एक और मुश्किल लेकिन जरूरी संतुलन सिखाती है, विश्वास और संशय के बीच की दूरी। और सच बताऊं, यही सबसे ज्यादा लोग उलझते हैं। या तो वे हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं या फिर हर किसी पर शक करके अकेले पड़ जाते हैं। लेखक साफ कहता है, ट्रस्ट सिलेक्टिवली, डाउट इंटेलिजेंटली। अंधा विश्वास मत करो, लेकिन अंधा शक भी मत करो। समझदारी से भरोसा करो, समझदारी से प्रश्न करो। यह सुनने में आसान लगता है पर जीना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे पता चले कि कब भरोसा करना है? यही किताब गहराई में जाती है। भरोसा भावना नहीं, डेटा पर आधारित होना चाहिए। डेटा मतलब पैटर्न। क्या सामने वाले का व्यवहार समय के साथ स्थिर है? क्या उसके शब्द और कर्म मेल खाते हैं? क्या दबाव में भी उसका चरित्र वही रहता है? अगर नहीं तो रुकिए, यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अकेला नहीं रहना होता। सच स्वीकार करने से ज्यादा आसान है खुद को समझा लेना कि सब ठीक है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेखक कहता है, शक का मतलब दुश्मनी नहीं है, शक का मतलब है स्पष्टता की तलाश। अगर कोई बात साफ नहीं है तो पूछिए, अगर कोई व्यवहार बदल रहा है तो नोटिस कीजिए, लेकिन बिना सबूत के कहानी मत बनाइए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी आधी जानकारी पर पूरी कहानी बना ली है ना? और फिर उसी कहानी के हिसाब से व्यवहार किया है। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत देती है, लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस ओवर करिश्मा। करिश्मा नहीं, संगति देखो। कोई बहुत प्रभावशाली बोल सकता है, लेकिन क्या वह लगातार वैसा ही करता है? अगर शब्द ऊंचे हैं और कर्म छोटे तो संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार हम करिश्मे से प्रभावित होकर चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें खास महसूस कराए। लेकिन अगर आपने पैटर्न नहीं देखा तो आप फिर से चोट खाएंगे। धीरे धीरे जब आप संतुलित संशय सीखते हैं तो आप तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालते। आप समय देते हैं, आप देखते हैं, आप छोटे छोटे परीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा। आप छोटी सी मदद मांगते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देखिए। बहाने आते हैं या सहयोग। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी दोस्ती की असली परीक्षा है। लेखक यह भी कहता है, ट्रस्ट ग्रोज इन स्मॉल डिपॉजिट्स। भरोसा एक बार में नहीं बनता, वह छोटे छोटे सुसंगत व्यवहार से बनता है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप किसी की एक बड़ी बात से प्रभावित नहीं होंगे। आप देखेंगे कि वह रोजमर्रा में कैसा है। अब एक मानसिक खतरा, अगर आप बार बार गलत जगह भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देंगे। आपको लगेगा कि आपकी समझ कमजोर है, और यही आत्म संदेह सबसे खतरनाक है। ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के धोखे के बाद आपने खुद को ही दोष दिया, मैं इतना भोला क्यों था? लेकिन असल सवाल यह है, क्या आपने संकेतों को अनदेखा किया था? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे या तो खुद को दोष देते हैं या दुनिया को। बीच का रास्ता नहीं चुनते। विश्लेषण। किताब एक और तीखी बात कहती है, सस्पिशन विदाउट एविडेंस बिकम्स प्रोजेक्शन। अगर आप बिना प्रमाण के शक करते हैं तो आप अपनी असुरक्षा दूसरों पर डाल रहे हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। हर बदलाव धोखा नहीं होता, हर चुप्पी साजिश नहीं होती। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि विश्वास एक निर्णय है, लेकिन संशय एक प्रक्रिया। आप एक बार भरोसा करते हैं, लेकिन लगातार सत्यापित करते रहते हैं। यह कठोरता नहीं, जागरूकता है।
और फिर एक छोटी जीत मिलती है। आप किसी के बड़े वादे से प्रभावित नहीं होते। आप देखते हैं कि क्या वह छोटे वादे निभाता है, और जब निभाता है तो आपका भरोसा गहराता है। जब नहीं निभाता तो आप भावुक नहीं होते, बस स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और असहज सवाल खड़ा होता है, क्या आप खुद भरोसे के योग्य हैं? क्योंकि अगर आप खुद वादे निभाने में अस्थिर हैं, तो आप दूसरों की अस्थिरता पर बहुत कठोर होंगे। यह सुनना चुभेगा, हम दूसरों से स्थिरता की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद लचीले बहाने रखते हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी पढ़ने की क्षमता भी पक्षपाती रहेगी। धीरे धीरे स्पष्टता आती है। आप देखते हैं कौन आपके जीवन में स्थिर है, कौन परिस्थिति आधारित, कौन लाभ से जुड़ा है, कौन मूल्य से, और आप निर्णय बदलते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अगली परत में किताब बताती है, इंसान को पढ़ने का सबसे कठिन हिस्सा है धोखे को पहचानना, जब वह बहुत सूक्ष्म हो। और अगर आपने सूक्ष्म धोखे को नहीं पहचाना, तो सारी समझ के बावजूद आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से चले थे। जब आप विश्वास और संशय के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब किताब आपको उस क्षेत्र में ले जाती है जहां खेल सबसे सूक्ष्म हो जाता है, धोखा। खुला झूठ पहचानना आसान है, लेकिन सूक्ष्म धोखा वह मुस्कुराते हुए आता है, तर्क लेकर आता है, और कई बार तुम्हारे भले के नाम पर आता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं ठगे जाते क्योंकि वे मूर्ख हैं। वे इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे भरोसा करना चाहते हैं। और धोखा हमेशा उस जगह घुसता है जहां हमारी कोई भावनात्मक जरूरत खुली होती है। लेखक एक तीखा वाक्य कहता है, डिसेप्शन थ्राइव्स वेयर डिजायर ब्लाइंड्स। जहां इच्छा अंधा कर दे, वहीं धोखा पनपता है। अगर आप किसी रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते, तो आप संकेतों को नजरअंदाज करेंगे। अगर आप किसी अवसर को खोना नहीं चाहते, तो आप लाल झंडों को छोटा बना देंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम सच्चाई नहीं, आशा चुनते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब बताती है कि धोखा पहचानने के लिए आपको शब्दों में नहीं, असंगति में देखना होगा। कोई व्यक्ति बहुत विस्तार से कहानी सुनाए, लेकिन एक साधारण सवाल पर उलझ जाए। कोई सामान्य बात पर अत्यधिक सफाई दे, कोई आपके सीधे सवाल का घुमाकर जवाब दे। यह सब संकेत हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक संकेत झूठ साबित नहीं करता। लेखक बार बार कहता है, लुक फॉर क्लस्टर्स नॉट क्लूज। सुराग नहीं, समूह देखो। अगर 3-4 व्यवहार एक दिशा में इशारा कर रहे हैं, तब संदेह उचित है। अब यह किरदार नहीं है, यह आपकी वह बातचीत है जहां आपने महसूस किया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन खुद को समझा लिया था, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी अंतर्ज्ञान को कितनी बार चुप कराया है? किताब एक और गहरी बात कहती है, झूठ बोलना मानसिक ऊर्जा लेता है। इसलिए झूठा व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा बोलता है, या असामान्य रूप से कम। या तो बहुत विस्तार देगा, या अचानक चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे कहानी बनाए रखनी है। यह सुनना आसान नहीं है। कई बार आप भी कहानी बनाए रखते हैं ताकि छवि बनी रहे। लेखक समझाता है कि झूठा व्यक्ति अक्सर प्रश्न दोहराता है, समय खरीदने के लिए। तुम पूछ रहे हो कि मैं कहां था? यह दोहराव सोचने की देरी है। अगर आप यह पैटर्न पकड़ लेते हैं, तो आपको शब्दों से आगे देखने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर आप हर हिचकिचाहट को झूठ समझने लगेंगे, तो आप संबंध तोड़ देंगे। इसलिए किताब कहती है, बेसलाइन जानो। सामने वाला सामान्यतः कैसे बोलता है। अगर वह स्वभाव से ही धीमा है, तो धीमा जवाब झूठ नहीं। अगर वह आमतौर पर खुला है और अचानक बंद हो जाए, तब ध्यान दो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे तुलना नहीं करते, वे प्रतिक्रिया देते हैं। एक उदाहरण, कोई दोस्त आमतौर पर आपकी आंखों में देखकर बात करता है। एक दिन वह नजरें चुरा रहा है और आवाज में हल्का कंपन है। आप पूछते हैं, वह विषय बदल देता है। यह अकेला संकेत नहीं, लेकिन अगर साथ में उसकी कहानी में छोटी विसंगतियां हैं, तो पैटर्न बन रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी वास्तविकता है जहां आपने असहजता महसूस की थी। लेखक एक और धारदार सिद्धांत देता है, ट्रूथ इज सिंपल, लाइज रिक्वायर मेंटेनेंस। सच सरल होता है, झूठ को संभालना पड़ता है। इसलिए झूठा व्यक्ति अक्सर याद रखता है कि उसने क्या कहा था। सच बोलने वाले को याद नहीं रखना पड़ता। अब एक मानसिक खतरा, अगर आप धोखे को पहचानना नहीं सीखेंगे, तो आप बार बार भावनात्मक नुकसान उठाएंगे, और हर नुकसान के बाद आपका विश्वास थोड़ा और टूटेगा। अंत में आप या तो कठोर हो जाएंगे या बेहद भोले। दोनों ही चरम खतरनाक हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप एक चीज नोटिस करने लगते हैं, जब आप शांत रहकर सीधे सवाल पूछते हैं, तो झूठा व्यक्ति असहज हो जाता है।
क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे, विश्लेषण नहीं। एक छोटी जीत मिलती है, आप किसी की कहानी में विसंगति पकड़ लेते हैं और शांत रहते हैं। आप आरोप नहीं लगाते, बस तथ्य दोहराते हैं और सामने वाला खुद उलझने लगता है। लेकिन यहाँ एक असहज सवाल उठता है, अगर आप धोखा पकड़ सकते हैं तो क्या आप उसका सामना करने को तैयार हैं? क्योंकि सच देख लेना एक बात है, सच बोल देना दूसरी। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई लोग धोखा पहचान लेते हैं, लेकिन टकराव से बचने के लिए चुप रहते हैं और चुप्पी धीरे धीरे आत्म सम्मान खा जाती है। अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी सारी समझ किताबों तक सीमित रह जाएगी और यहीं से अगली परत खुलती है। इंसान को पढ़ना सिर्फ संकेत पहचानना नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना है। और अगर प्रतिक्रिया गलत हुई तो पढ़ाई बेकार। जब आप धोखे के संकेत पहचानना सीख लेते हैं, तब किताब आपको एक और कठिन लेकिन निर्णायक कौशल सिखाती है, प्रतिक्रिया की रणनीति। क्योंकि किसी को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसके बाद क्या करते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। या तो वे तुरंत टकरा जाते हैं, भावनात्मक होकर, आक्रामक होकर, या फिर सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। दोनों ही रास्ते आपको कमजोर बनाते हैं। लेखक एक बहुत स्पष्ट लाइन देता है, इंफॉर्मेशन इज पावर ओनली व्हेन अप्लाइड वाइजली। जानकारी तभी शक्ति है जब उसका उपयोग समझदारी से हो। अगर आपने किसी की मंशा पढ़ ली लेकिन बिना योजना के उस पर हमला कर दिया, तो आपने अपनी बढ़त खो दी। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम सच इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें जीतना होता है, समझना नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब बताती है कि हर सच तुरंत बोल देना बुद्धिमानी नहीं होती। पहले परिस्थिति को पढ़ो। सामने वाला किस स्थिति में है? क्या वह सुनने की स्थिति में है? क्या आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं? अगर नहीं तो रुकिए। लेखक कहता है, टाइमिंग डिटरमिन्स इम्पैक्ट। समय असर तय करता है। सही बात गलत समय पर कही जाए तो वह हमला लगती है, वही बात सही समय पर कही जाए तो वह स्पष्टता बन जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी गुस्से में सच बोल दिया था और बाद में पछताए थे, क्योंकि शब्द सही थे लेकिन क्षण गलत। किताब एक रणनीति देती है। प्रतिक्रिया के 3 स्तर होते हैं। पहला अवलोकन, दूसरा परीक्षण, तीसरा टकराव। आप सीधे तीसरे पर मत कूदिए। अवलोकन का मतलब है शांत रहकर पैटर्न देखना। परीक्षण का मतलब है हल्का सा सवाल पूछकर सामने वाले की प्रतिक्रिया देखना। और टकराव तब जब आपके पास स्पष्टता हो। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी अगली बातचीत की तैयारी है। लेखक समझाता है कि अगर आप सीधे आरोप लगाएंगे तो सामने वाला बचाव में जाएगा, लेकिन अगर आप तथ्य दोहराएंगे और प्रश्न करेंगे तो वह खुल सकता है। उदाहरण के लिए, तुम झूठ बोल रहे हो कि जगह तुमने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रहे हो, मुझे समझाओ। फर्क देख रहे हैं? यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें धैर्य चाहिए, और धैर्य आजकल सबसे कम मिलता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे या तो डर से चुप हो जाते हैं या अहंकार से आक्रामक। बीच का रास्ता संयमित स्पष्टता कम लोग चुनते हैं। किताब एक और तीखा सिद्धांत देती है, नेवर रिवील ऑल यू नो। जो कुछ आप जानते हैं सब एक साथ मत खोलिए, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल गया कि आप कितना देख चुके हैं तो वह अपनी रणनीति बदल देगा। यह बात थोड़ी खतरनाक लग सकती है, लेकिन लेखक का मतलब चालाकी नहीं, सुरक्षा है। अगर कोई आपके खिलाफ खेल रहा है तो आपको भी अपनी स्थिति सुरक्षित रखनी होगी। अब एक मानसिक खतरा, अगर आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया में अस्थिर हैं, तो लोग जल्दी समझ जाएंगे कि आप भावनात्मक हैं, और फिर वे आपकी पढ़ाई से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से खेलेंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी की गलती पकड़ ली लेकिन तुरंत गुस्से में सब कह दिया और फिर वह व्यक्ति पीड़ित बन गया और आप आक्रामक दिखे? यही जाल है। धीरे धीरे अभ्यास से आप सीखते हैं कि शांत स्वर में कही गई बात ज्यादा असर करती है। आप आवाज नहीं उठाते लेकिन सीमा स्पष्ट रखते हैं। आप आरोप नहीं लगाते लेकिन तथ्य रखते हैं। और एक छोटी जीत मिलती है, सामने वाला रक्षात्मक नहीं, सोचने लगता है। लेकिन यहाँ एक और परत है। किताब कहती है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को पढ़कर बस दूरी बनाना ही पर्याप्त है। हर सच को साबित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। यह सुनना चुभेगा। कई बार हम इसलिए बहस करते हैं क्योंकि हमें खुद को सही साबित करना होता है, सामने वाले को समझाना नहीं। अगर आपने यह नहीं बदला तो आप हर चर्चा को युद्ध बना देंगे और धीरे धीरे थक जाएंगे। धीरे धीरे स्पष्टता आती है। आप तय करते हैं किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है,
कहाँ सीमा खींचनी है, कहाँ समझाना है। आप प्रतिक्रिया नहीं, चयन करते हैं। एक छोटी जीत मिलती है, आप अब हर बात पर भावुक नहीं होते, आप रणनीति से चलते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आप लोगों को पढ़ सकते हैं, उनकी मंशा समझ सकते हैं, धोखे पहचान सकते हैं और सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो क्या आप तैयार हैं यह स्वीकार करने के लिए कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता? क्योंकि अगली परत और गहरी है। कई बार हम खतरे की तलाश में इतने सजग हो जाते हैं कि सच्ची नीयत भी हमें संदेह लगने लगती है। और अगर ऐसा हुआ तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन अकेले। और यहीं से किताब अपनी सबसे संतुलित सीख की ओर बढ़ती है। जब आप लोगों को पढ़ना सीख लेते हैं, उनके इरादे, उनके डर, उनके शक्ति खेल, उनके झूठ, तब एक अजीब खतरा पैदा होता है। आप हर जगह खतरा देखने लगते हैं, हर मुस्कान में शक, हर चुप्पी में साजिश। और यही किताब आपको पकड़कर झकझोरती है। लेखक कहता है, सिनिसिज्म इज नॉट इंटेलिजेंस। सनक बुद्धिमत्ता नहीं है। हर किसी पर शक करना समझदारी नहीं है, वह सिर्फ थकान है या पुराना दर्द। सच बताऊं, जब कोई एक दो बार आपको धोखा देता है तो मन कहता है अब किसी पर भरोसा मत करो, सुरक्षित रहोगे। और हां, आप सुरक्षित तो रहेंगे लेकिन बंद भी हो जाएंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम खुद को प्रैक्टिकल कहकर अपनी कड़वाहट को जस्टिफाई करते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब समझाती है कि इंसान को पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं कि आप सबको एक्सपोज कर दें। उद्देश्य है सही दूरी तय करना। हर व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपके लिए भी नहीं है। यह संतुलन समझना परिपक्वता है। लेखक एक गहरी बात कहता है, डिसर्नमेंट विदाउट कंपैशन बिकम्स एरोगेंस। विवेक अगर करुणा के बिना हो जाए तो अहंकार बन जाता है। अगर आप हर किसी को कमतर समझने लगेंगे, हर किसी की चाल पकड़कर खुद को श्रेष्ठ महसूस करेंगे, तो आप पढ़ तो रहे होंगे लेकिन समझ नहीं रहे होंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की चाल पकड़ ली और भीतर से एक अजीब सी श्रेष्ठता महसूस की? मैं कितना समझदार हूं। लेकिन क्या वह समझ आपको जोड़ रही थी या अलग कर रही थी? किताब कहती है, असली पाठक वह है जो पैटर्न देखे लेकिन इंसानियत भी देखे। कोई व्यक्ति अगर असुरक्षित है तो हर बार वह दुश्मन नहीं है, कभी कभी वह सिर्फ डरा हुआ है। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि डर और चालाकी कभी कभी एक जैसे दिखते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे संकेत पकड़ लेते हैं लेकिन संदर्भ नहीं। कोई व्यक्ति अगर दूरी बना रहा है तो क्या वह धोखा दे रहा है या वह बस अपने संघर्ष में है? फर्क समझना जरूरी है। लेखक एक और तीखा सिद्धांत देता है, इंटरप्रेट जेनरसली, रिस्पॉन्ड फर्मली। व्याख्या में उदार बनो, प्रतिक्रिया में स्पष्ट। मतलब, पहले यह मानकर चलो कि सामने वाले का इरादा बुरा नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर व्यवहार बार बार सीमा लांघे तो दृढ़ रहो। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार बिना पूछे कहानी बना ली? वह मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे मेरी परवाह नहीं। और बाद में पता चला वह खुद किसी समस्या में था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी मानसिक आदत है। धीरे धीरे जब आप उदार व्याख्या और दृढ़ प्रतिक्रिया का संतुलन सीखते हैं तो रिश्ते हल्के होने लगते हैं। आप हर बदलाव को खतरा नहीं मानते, लेकिन आप हर सीमा लांघन को भी अनदेखा नहीं करते। एक छोटी जीत मिलती है, आप किसी के व्यवहार को तुरंत निजी नहीं लेते। आप पूछते हैं, स्पष्टता लाते हैं, और कई बार जो धोखा लगा था वह सिर्फ गलतफहमी निकलता है। लेकिन यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आप हर चीज को गलतफहमी कहकर टाल देंगे तो आप फिर वही पुराने जाल में फंस जाएंगे। इसलिए किताब बार बार कहती है, पैटर्न देखो। एक घटना को उदारता से देखो, 2 घटनाओं को ध्यान से देखो, 3 घटनाओं को गंभीरता से लो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने पहली गलती पर कठोर निर्णय ले लिया, और कई रिश्ते इसलिए जहर बनते हैं क्योंकि हमने 10वीं गलती तक कुछ नहीं कहा। संतुलन यही असली कला है। लेखक यह भी बताता है कि कभी कभी सामने वाले को पढ़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं पहले से ही निराश हूं? क्योंकि थका हुआ मन हर चीज में खतरा देखता है। अब यह आईना है। अगर आप पहले से ही दुनिया से नाराज हैं तो आपकी पढ़ाई निष्पक्ष नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे, कुछ लोग सच में आपके लिए खड़े रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति तक साथ होते हैं, कुछ लोग सिर्फ लाभ तक, और आप हर किसी को उसकी जगह देते हैं, न ज्यादा न कम। एक छोटी जीत मिलती है, आप अब किसी की अच्छाई से अंधे नहीं होते, लेकिन किसी की कमजोरी से भी कठोर नहीं होते। लेकिन यहाँ आखिरी असहज सवाल उठता है, अगर आप इतने सजग हो गए हैं
तो क्या आप अपने जीवन में उन लोगों को पहचान पाए हैं जो सच में सच्चे हैं, या आपकी दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि सच्चाई भी अंदर नहीं आ पा रही? अगर आपने यह संतुलन नहीं साधा तो आपकी सुरक्षा आपकी कैद बन जाएगी। और यहीं से किताब अंतिम परत की ओर बढ़ती है, इंसान को पढ़ने की कला का असली उद्देश्य क्या है, जीत, सुरक्षा या गहरी समझ? और जवाब उतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि इंसान को पढ़ना सिर्फ बचाव की तकनीक नहीं बल्कि संतुलन की कला है, तब किताब आपको सबसे गहरी परत पर ले जाती है। उद्देश्य, आखिर आप लोगों को पढ़ क्यों रहे हैं? जीतने के लिए, बचने के लिए, या सच में समझने के लिए? सच बताऊं, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ जीत है तो आप हर बातचीत को मुकाबला बना देंगे। अगर उद्देश्य सिर्फ बचना है तो आप हर रिश्ते को खतरा मान लेंगे। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत साफ बात रखता है, अंडरस्टैंडिंग प्रीसीड्स इन्फ्लुएंस। समझ पहले आती है, प्रभाव बाद में। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार हम समझने का नाटक इसलिए करते हैं ताकि बाद में प्रभाव डाल सकें। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब कहती है, असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब आप सामने वाले के दृष्टिकोण में खड़े हो सकें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सहमत हो जाए, इसका मतलब है कि आप उसकी मानसिक दुनिया को समझें। वह दुनिया कैसी है जहां से उसका व्यवहार निकल रहा है। लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है, बिहेवियर मेक्स सेंस फ्रॉम द इनसाइड। बाहर से जो व्यवहार अजीब या गलत लगता है, भीतर से वह अक्सर तार्किक होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा रक्षात्मक है तो शायद उसने बार बार आलोचना झेली है। अगर कोई अत्यधिक नियंत्रण चाहता है तो शायद वह अतीत में असुरक्षित रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपने डर के कारण कठोर व्यवहार किया है ना? लेकिन ध्यान रखिए, समझ का मतलब अनुमति नहीं है। यह फर्क बहुत जरूरी है। अगर आप हर गलत व्यवहार को उसका अतीत ऐसा था कहकर सही ठहराने लगेंगे तो आप फिर से सीमा खो देंगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे या तो पूरी तरह कठोर हो जाते हैं या पूरी तरह सहनशील। बीच का रास्ता कम लोग चुनते हैं। लेखक कहता है, एम्पैथी विद बाउंड्रीज इज स्ट्रेंथ। सहानुभूति के साथ सीमा। अगर कोई गलती करता है तो पहले समझिए क्यों, फिर स्पष्ट कीजिए कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी के दर्द को समझा लेकिन अपनी सीमा तय नहीं की और बाद में खुद थक गए। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी थकान है जो जमा होती गई है। धीरे धीरे जब आप समझ और सीमा का संतुलन सीखते हैं तो रिश्ते हल्के होने लगते हैं। आप हर गलती को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, लेकिन आप हर सीमा लांघन को भी अनदेखा नहीं करते। एक छोटी जीत मिलती है। आप बातचीत में पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, पहले पूछते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक और असहज मोड़ है। लेखक कहता है, पीपल रियली चेंज बिकॉज यू अंडरस्टैंड देम। सिर्फ समझ लेने से लोग नहीं बदलते। बदलाव तब आता है जब परिणाम बदलते हैं। अगर कोई बार बार सीमा लांघता है और आप हर बार समझते रहते हैं तो वह क्यों बदलेगा? यह सुनना चुभेगा। कई बार हम समझदारी के नाम पर कमजोरी दिखा देते हैं। अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी पढ़ाई आपको मजबूत नहीं, इस्तेमाल योग्य बना देगी। किताब एक और गहरी बात बताती है, असली प्रभाव तब आता है जब आप स्थिर होते हैं। अगर सामने वाला देखता है कि आप भावनात्मक रूप से संतुलित हैं, सीमाएं स्पष्ट हैं और प्रतिक्रिया अनुमानित है, तो वह खुद को समायोजित करेगा। लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया हर बार अलग है, कभी गुस्सा, कभी चुप्पी, कभी मजाक, तो सामने वाला भ्रमित नहीं होगा, वह फायदा उठाएगा। यह सुनना आसान नहीं है, स्थिरता अनुशासन मांगती है। धीरे धीरे अभ्यास से आप देखेंगे लोग आपके साथ अलग व्यवहार करने लगते हैं। जो पहले हल्के में लेते थे अब सावधान रहते हैं। जो पहले दबाव डालते थे अब स्पष्ट बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद को स्पष्ट किया है। लेकिन यहाँ एक अंतिम सवाल खड़ा होता है, अगर आपका उद्देश्य सच में समझना है तो क्या आप खुद भी पढ़े जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने पारदर्शी हैं कि कोई और भी आपको समझ सके? यह लाइन शायद सबसे असहज है, क्योंकि इंसान को पढ़ने की अंतिम कला यह नहीं कि आप दूसरों को समझ लें, बल्कि यह कि आप इतने स्पष्ट हो जाए कि आपको छुपाने की जरूरत ही न रहे। और अगर आप अभी भी छुपा रहे हैं तो शायद अगली परत अभी बाकी है। और यहीं से किताब अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। इंसान को पढ़ना कोई ट्रिक नहीं, एक जीवन शैली है। लेकिन उस जीवन शैली की कीमत भी है। जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां समझ, सीमा, संतुलन, शक्ति और सहानुभूति सब एक साथ बैठने लगते हैं, तब किताब एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जिसे सुनना आसान नहीं है। इंसान को पढ़ना कोई तकनीक नहीं, एक आदत है।
और आदत की कीमत होती है। सच बताऊं, अगर आप सच में जागरूक होकर जीना शुरू कर देंगे तो आप पहले जैसे हल्के नहीं रह पाएंगे। आप चीजों को नोटिस करेंगे, आप पैटर्न देखेंगे, आप संकेत पकड़ेंगे, और कई बार आप उन चीजों को भी देखेंगे जिन्हें पहले अनदेखा करना आसान था। लेखक कहता है, अवेयरनेस चेंजेस रिलेशनशिप्स। जागरूकता रिश्तों को बदल देती है। जब आप अंधे नहीं रहते तो आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, आपकी सहनशीलता बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके थे क्योंकि आप पूरी तरह देख नहीं रहे थे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब समझाती है कि जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आप स्वतः फिल्टर करने लगते हैं। कौन सिर्फ शब्दों से भरा है और कर्म से खाली, कौन शांत है लेकिन स्थिर, कौन मीठा है लेकिन असंगत। और यह फिल्टरिंग धीरे धीरे आपके दायरे को छोटा करती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि मैं अकेला हो जाऊंगा? नहीं, लेकिन आपका दायरा साफ हो जाएगा, और साफ दायरा हमेशा बड़ा नहीं होता। यह सुनना आसान नहीं है। गुणवत्ता अक्सर मात्रा से कम दिखती है। लेखक एक और गहरी बात रखता है, क्लैरिटी इज लोनली बिफोर इट इज एम्पावरिंग। स्पष्टता पहले अकेलापन देती है, बाद में शक्ति। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग दूर हो जाएंगे। जब आप भावनात्मक खेल में हिस्सा नहीं लेते तो कुछ लोग असहज होंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने पहली बार नहीं कहा था तो क्या सबने तालियां बजाई थीं, या माहौल थोड़ा भारी हो गया था? यही प्रक्रिया है। किताब यह भी बताती है कि पढ़ने की कला आपको प्रतिक्रिया से चयन की ओर ले जाती है। पहले आप परिस्थिति पर निर्भर थे, अब आप तय करते हैं किसे अपने करीब रखना है, किससे दूरी, किस बात पर बोलना है, किसे जाने देना है। लेकिन यहाँ एक खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर रिश्ते को विश्लेषण में बदल रहे हैं, हर बात को डेटा बना रहे हैं? अगर आप इंसानियत खो देंगे तो आपकी समझ ठंडी हो जाएगी। लेखक चेतावनी देता है, डोंट डाइसेक्ट व्हाट यू शुड एक्सपीरियंस। हर चीज को काटकर मत देखो। कुछ चीजें जीने के लिए होती हैं। अगर कोई सच्चे मन से आपके साथ है तो हर क्षण उसका परीक्षण मत करो। ये बात सुनना जरूरी है, क्योंकि जागरूकता और अतिविश्लेषण के बीच एक पतली रेखा है। ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप इतने सजग थे कि सहजता खो बैठे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे पढ़ना सीखते हैं लेकिन सहज रहना भूल जाते हैं। धीरे धीरे आप समझते हैं, पढ़ना मतलब हर समय शक करना नहीं। पढ़ना मतलब संकेतों को पहचानना, लेकिन हर क्षण को संदेह में नहीं जीना। एक छोटी जीत मिलती है, आप किसी के साथ सहज होकर हंस सकते हैं और साथ ही भीतर से जागरूक भी रह सकते हैं। आप आंख बंद नहीं करते, लेकिन दिल भी बंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक अंतिम मानसिक खतरा है। अगर आप इस कला का उपयोग सिर्फ सुरक्षा के लिए करेंगे तो आप सीमित रहेंगे। अगर आप इसे विकास के लिए करेंगे तो आप बदलेंगे। लेखक कहता है, द अल्टीमेट रीडर इवॉल्व्स। जो सच में पढ़ता है वह खुद को भी बदलता है। वह सिर्फ दूसरों की कमजोरी नहीं देखता, अपनी भी देखता है। वह सिर्फ दूसरों की चाल नहीं समझता, अपनी भी पहचानता है। यह सुनना चुभ सकता है। असली पढ़ाई तब पूरी होती है जब आप खुद कम अनुमानित हो जाते हैं, जब आपका व्यवहार स्थिर, स्पष्ट और सुसंगत हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं पूरी तरह सुसंगत बनने के लिए? क्योंकि सुसंगत होने का मतलब है बहाने खत्म। बहाने खत्म मतलब जिम्मेदारी शुरू। और अगर आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं तो सारी समझ सतही रह जाएगी। और यहीं से किताब अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। इंसान को पढ़ने की कला आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा आपकी भीतरी दुनिया के सामने खड़ा कर देती है। और जो आप वहां देखेंगे वही तय करेगा कि आप सच में कितने जागरूक हैं। जब आप इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो किताब लगभग आपका हाथ छोड़ देती है और कहती है, अब देखो तुम इस कला का क्या करोगे। क्योंकि इंसान को पढ़ना सीखना अंत नहीं है। असली सवाल है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। सच बताऊं, हर कौशल की तरह यह भी दो धार वाला हथियार है। आप इसे खुद को सुरक्षित रखने, रिश्तों को साफ रखने और बेहतर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे लोगों को मात देने, चालाकी करने और भावनात्मक बढ़त लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक एक बहुत साफ चेतावनी देता है, स्किल विदाउट इंटेग्रिटी बिकम्स मैनिपुलेशन। कौशल अगर ईमानदारी के बिना हो तो वह हेरफेर बन जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप किसी की कमजोरी पहचान लेते हैं तो क्या आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब यहां रुककर एक गहरी बात समझाती है, असली ताकत यह नहीं कि आप किसी की असुरक्षा पकड़ लें।
असली ताकत यह है कि आप उसे जानकर भी उसका शोषण न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वही बन जाएंगे जिससे बचना चाहते थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति मान्यता का भूखा है, तो आप उसे थोड़ी सी तारीफ देकर नियंत्रित कर सकते हैं। सवाल है, क्या आप करेंगे? ईमानदारी से बताइए। लेखक कहता है, इन्फ्लुएंस इज एथिकल ओनली व्हेन इट बेनिफिट्स बोथ। प्रभाव तभी नैतिक है जब दोनों का लाभ हो। अगर आपकी समझ सिर्फ आपके लाभ के लिए है, तो यह संबंध नहीं, खेल है। और खेल लंबे समय तक रिश्ते नहीं बनाते। किताब यहाँ एक और महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, पारदर्शिता। अगर आप स्पष्ट, सुसंगत और स्थिर हैं, तो आपको बहुत कम रणनीति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको पढ़ सकते हैं। और जब लोग आपको पढ़ सकते हैं, तो विश्वास बनता है। यह सुनना थोड़ा अजीब लगेगा। इंसान को पढ़ने की अंतिम अवस्था है खुद को पढ़ने योग्य बनाना। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दूसरों को पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन खुद अस्पष्ट रहते हैं। उनका व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, कभी बहुत नरम, कभी बहुत कठोर, कभी बहुत खुला, कभी पूरी तरह बंद। और फिर वे कहते हैं, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? लेखक साफ कहता है, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। सुसंगति विश्वसनीयता बनाती है। अगर आपका व्यवहार स्थिर है, तो लोग अनुमान नहीं लगाते, वे भरोसा करते हैं। अब एक मानसिक खतरा। अगर आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल दूसरों को हराने में करेंगे, तो आप हर बातचीत को युद्ध बना देंगे। और युद्ध में जीतने वाला भी थकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनके आसपास शांति नहीं होती? क्यों? क्योंकि हर रिश्ता रणनीति पर टिका है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह भविष्य है। अगर आप सावधान नहीं हुए, धीरे धीरे जब आप इस कला को जिम्मेदारी से जीना शुरू करते हैं, तो बदलाव दिखता है। आप अब किसी की कमजोरी पकड़कर मुस्कुराते नहीं, आप उसे समझकर सम्मान रखते हैं। आप सीमा तय करते हैं, लेकिन अपमान नहीं करते। एक छोटी जीत मिलती है, लोग आपके सामने अभिनय कम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप देख लेते हैं और फिर भी आप निष्पक्ष रहते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम चुभता हुआ सवाल है। अगर आप सच में इतने जागरूक हो गए हैं, तो क्या आप अपनी असंगतियों को खत्म करने को तैयार हैं? क्योंकि दूसरों की असंगति देखना आसान है, अपनी स्वीकार करना कठिन। अगर आप दूसरों से पारदर्शिता चाहते हैं, तो क्या आप खुद उतने ही पारदर्शी हैं? अगर आप दूसरों से स्थिरता चाहते हैं, तो क्या आपका व्यवहार स्थिर है? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार हम वही मांगते हैं जो खुद देने को तैयार नहीं होते। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी सारी समझ एक नकाब बन जाएगी। अब किताब आखिरी दरवाजे पर खड़ी है, और वहां एक अंतिम सवाल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप इंसानों को पढ़ सकते हैं, तो क्या आप इंसान बने रह सकते हैं? क्योंकि असली कला पढ़ने में नहीं, संतुलित रहने में है। और वही आखिरी परीक्षा है। जब आप इस आखिरी मुकाम पर खड़े होते हैं, तो किताब कोई नई तकनीक नहीं देती, कोई नया ट्रिक नहीं, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं। वह बस आईना पकड़कर खड़ी हो जाती है और पूछती है, अब जब तुम देख सकते हो, तो क्या तुम सच में देखना चाहोगे? सच बताऊं, इंसान को पढ़ने की कला का अंतिम चरण दूसरों से ज्यादा खुद के साथ ईमानदारी है। क्योंकि अगर आप लोगों की मंशा, डर, शक्ति, खेल, धोखे, असंगति सब पढ़ सकते हैं, तो एक दिन आपको अपनी भी पढ़नी पड़ेगी। लेखक कहता है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जागरूकता का सबसे ऊंचा स्तर है खुद की जिम्मेदारी लेना। अगर आपने किसी को गलत पढ़ा, तो क्या आप मानेंगे? अगर आपने किसी के प्रति जल्दबाजी में निर्णय लिया, तो क्या आप स्वीकारेंगे? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हम अक्सर यह मानने से बचते हैं कि हमारी पढ़ाई भी गलत हो सकती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। किताब का अंतिम सार यही है, इंसान को पढ़ना मतलब जीवन को स्पष्टता से जीना। स्पष्टता में भ्रम कम होता है, लेकिन बहाने भी कम हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते, मुझे पता नहीं था। अगर आपने संकेत देखे और अनदेखा किया, तो जिम्मेदारी आपकी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कितनी बार आपने भीतर से महसूस किया था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपने खुद को चुप करा दिया और बाद में पछताए? ईमानदारी से बताइए। लेखक एक और गहरी बात कहता है, क्लैरिटी डिमांड्स करेज। स्पष्टता साहस मांगती है, क्योंकि सच देख लेना आसान है, उस सच पर कार्रवाई करना कठिन। अगर आपने किसी की असंगति देख ली, तो क्या आप सीमा तय करेंगे? अगर आपने अपने ही स्वार्थ को पकड़ लिया, तो क्या आप उसे बदलेंगे? अगर आपने समझ लिया कि आप भी शक्ति का खेल खेलते हैं, तो क्या आप उसे संतुलित करेंगे? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ज्ञान बिना कार्रवाई के आत्म धोखा बन जाता है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे पढ़ लेते हैं,
समझ लेते हैं, सिर हिला देते हैं, लेकिन व्यवहार वही रहता है। और अगर व्यवहार नहीं बदला तो सारी समझ मनोरंजन बन जाती है। धीरे धीरे जब आप इस कला को जीवन शैली बनाते हैं तो बदलाव स्थायी होने लगता है। आप लोगों की बातों में उलझते नहीं, आप संकेतों को पकड़ते हैं, आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, आप सीमाएं तय करते हैं, आप सहानुभूति रखते हैं, आप धोखे से बचते हैं, आप संतुलन रखते हैं। एक छोटी जीत मिलती है, आप अब प्रतिक्रियाशील नहीं, चयनशील हैं। लेकिन यहाँ अंतिम सबसे असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आप सच में इतने जागरूक हो गए हैं तो क्या आप सरल रह सकते हैं? क्योंकि जागरूकता कभी कभी इंसान को जटिल बना देती है। हर बात में विश्लेषण, हर रिश्ते में संरचना। लेकिन किताब का अंतिम संदेश कुछ और है। लेखक इशारा करता है, मैस्टरी इज इनविजिबल। असली महारत दिखती नहीं, वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप निर्णय लेती है, वह स्थिर रहती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए, क्या आप उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां आपको हर समय पढ़ने की जरूरत न पड़े, क्योंकि आपका अनुभव, आपकी स्थिरता, आपकी सुसंगति खुद संकेत बन जाए? यह अंतिम परत है। इंसान को पढ़ना कोई सुपर पावर नहीं है, यह जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप देख सकते हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते, जब आप समझ सकते हैं तो आप बहाना नहीं बना सकते। और अगर आपने इस कला को सिर्फ दूसरों को परखने के लिए इस्तेमाल किया तो आप आधे रास्ते में रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे खुद को स्पष्ट करने, रिश्तों को संतुलित करने और जीवन को ईमानदारी से जीने के लिए इस्तेमाल किया तो आप न सिर्फ लोगों को पढ़ पाएंगे बल्कि खुद को भी। अब आखिरी बात, ये पूरी यात्रा आपको एक बिंदु पर लाती है। क्या आप तैयार हैं ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे पढ़ना आसान हो? क्योंकि जो व्यक्ति पारदर्शी, सुसंगत और संतुलित होता है उसे छुपने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको अभी भी छुपने की जरूरत महसूस होती है तो शायद यात्रा पूरी नहीं हुई। सोचिए, क्योंकि इंसान को पढ़ने की कला की असली परीक्षा दूसरों में नहीं, आपके भीतर है। और वहां से भागना अब आसान नहीं होगा।